जी बेटे जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल ये क्वेश्चन हम कर रहे थे और इसके दौरान में आप लोगों की कुछ कन्फ्यूजन्स मैंने एड्रेस की और कुछ मज़ीद अभी आगे लेके चलते हैं इस क्वेश्चन को। एक मतलब दोबारा से पढ़ देता हूँ सवाल। सवाल ये कह रहा है कि इन रेशोज़ को आपने कैलकुलेट करना है यूजिंग फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपने ये रेशोज़ कैलकुलेट करनी है और उसके बाद कह रहा है कि इसको इंटरप्रेट भी करना है आपने। उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, कैसे की जाती है, ये भी आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिलहाल हम इन रेशो को कैलकुलेट करते हैं। इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइडेड है उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ग्रॉस प्रॉफिट है। जब हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या सेल्स या ग्रॉस प्रॉफिट इन तीनों में से कोई एक इंफॉर्मेशन दी हो और ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज मार्कअप या मार्जिन में दी हो, तो हम इन तीनों इंफॉर्मेशन की एब्सोल्यूट अमाउंट तक पहुंच सकते हैं। गुड। डेटर्स कलेक्शन पीरियड दिया हुआ है। अब अगर हमें सेल्स दी हो, डेटर्स कलेक्शन पीरियड दिया हो तो डेटर्स तक पहुंच सकते हैं। क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड दिया हुआ है। परचेजेस दी हो, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड दिया हो तो हम क्रेडिटर्स तक पहुंच सकते हैं, या अगर क्रेडिटर्स दी हो, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड दिया हो तो परचेजेस तक पहुंच सकते हैं। गुड। कैश ऑपरेटिंग साइकिल दिया हुआ है। ये क्या होता है कैश ऑपरेटिंग साइकिल? आपको मैंने बताया था वर्किंग कैपिटल रेशियोज जब बताई थी। तो इसमें से हम देखते हैं कि हमारा डेटर पीरियड कितना और क्रेडिट पीरियड को लेस करके और जो हमारे पास टाइम आएगा उसे हम एक बात आप मिस कर गए, इसमें हम इन्वेंट्री पीरियड, डेटर्स पीरियड को ऐड करते हैं और क्रेडिटर्स पीरियड माइनस करते हैं तो ऑपरेटिंग साइकिल आता है। इस सवाल में इसको बड़ी अहमियत हासिल है, अभी मैं बताता हूँ आपको। क्रेडिट सेल्स दी हुई है। जब क्रेडिट सेल्स दी हो तो हमने डेटर्स कलेक्शन पीरियड में क्रेडिट सेल्स को शामिल करना होगा। ना दी हो तो हम एज्यूम करते हैं कि टोटल सेल्स क्रेडिट सेल्स है। इस तरह क्रेडिट परचेजेस का भी ताल्लुक वही है। करंट लायबिलिटीज कह रहा है क्रेडिटर 2/3 हैं और अदर 1/3 हैं। उसने हमें हिंट दे दिया कि क्रेडिटर्स, अगर हमें करंट लायबिलिटी मिल जाएगी तो क्रेडिटर्स मिल जाएंगे, क्रेडिटर्स मिल जाएंगे तो हम फिर परचेजेस को ढूंढ सकेंगे। ओके। या अगर परचेजेस मिल जाएंगे तो क्रेडिटर्स मिल जाएंगे। क्रेडिटर्स 2/3 हैं तो अदर लायबिलिटीज हमें मालूम हो जाएंगी कि 1/3 है। अदर वे राउंड कैसे भी हम आ जाए। करंट एसेट में वो कह रहा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1/5 है और इन्वेंट्री एंड डेटर्स हमारे 4/5 हैं। अब अगेन इसको अपनी सोच को वहां तक लेकर जाएं। अगर हमें डेटर्स मिल जाएं, ठीक है, और इन्वेंट्री मिल जाए तो टोटल 4/5 होगी। उसको 5/4 करेंगे तो करंट एसेट्स आ जाएंगे और उनमें से अदर यानी कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमें मिल जाएंगे। एक तो ये चीज है। दूसरा ये है कि अगर हमें टोटल करंट एसेट्स मिल जाएं, उन टोटल करंट एसेट्स को 4/5 करें तो हमारे पास इन्वेंट्री एंड डेटर्स आ जाएंगे। उनमें से डेटर्स की रकम को माइनस करेंगे तो इन्वेंट्री आ जाएगी। तो बहरहाल देखना है कि इस सवाल में उसने कौन सी चीज को छुपाया हुआ है, वहां तक पहुंचना है। लेकिन हमने अपने ज़हन को, अपनी माइंड मैपिंग जो है वो हर तरह से आगे पीछे घुमानी है। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड में नॉन करंट एसेट्स 3/4 है और वर्किंग कैपिटल 1/4 है। अब नॉन करंट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है। उधर से कैपिटल एम्प्लॉयड का एक और फॉर्मूला भी उसने बता दिया कि ओनर्स इक्विटी 3/5 है, इसमें नॉन करंट लायबिलिटीज जो है 2/5 है। अब मैं जहां तक पहुंच चुका हूं उसमें मुझे करंट एसेट्स में 3 चीजें मालूम करना है। उनमें से मेरे पास डेटर की फिगर मालूम हो चुकी है, इन्वेंट्री, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दोनों मिसिंग हैं। डेटर्स की फिगर मैंने यहां पर मालूम कर ली 41,000। उसके लिए मुझे सेल्स मालूम करना पड़ी। ठीक है। ये बहरहाल मैंने आपको एक अदर इंफॉर्मेशन दी थी मार्कअप मार्जिन की, और ये परचेजेस की फिगर मालूम करने के लिए मैंने एक वर्किंग की थी। ये कल की वर्किंग मैं आपको थोड़ा सा रिफ्रेश कर रहा हूँ। अब मैं दोबारा से इस तरफ आता हूँ। मुझे इन्वेंट्री चाहिए। अब इन्वेंट्री के लिए मैं क्या वर्किंग करूंगा वो अब आप देखिएगा। अभी आपसे मैं 2-3 बातें कर चुका हूं। उन तीनों बातों में
इन्वेंट्री से मुतल्लक जो बात मैंने की थी वो मैं रिपीट करने जा रहा हूँ। इस एरिया में मैं इन्वेंट्री की गुफ्तगू करता हूँ। हमने भी ये बात की थी कि इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड डेटर्स कलेक्शन पीरियड और क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड को नेट किया जाए तो हमारे पास कैश ऑपरेटिंग साइकिल आ जाता है। उसने हमें क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड दिया 5, इसमें माइनस होना है। हमें कैश ऑपरेटिंग साइकिल दिया 2, और डेटर्स कलेक्शन पीरियड दिया 4। अब मुझे आप बताएं कि जो उसने नहीं बताया क्या उसे मालूम कर सकते हैं? वो क्या है? इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कितना आएगा? 3। सब इस पे एग्रीड हैं। ये हमने बैलेंसिंग फिगर के तौर पर मालूम किया इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। अब इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड का जो फॉर्मूला है वो है एवरेज इन्वेंट्री लेंगे जब ओपनिंग और क्लोजिंग का कोई इशारा दिया तो एवरेज इन्वेंट्री लेंगे, वरना क्लोजिंग। इसमें ओपनिंग क्लोजिंग का इशारा क्या दिया हुआ है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से 20,000 रुपये कम है, तो इसका मतलब ओपनिंग क्लोजिंग हम पकड़ सकते हैं। कैसे पकड़ेंगे भी देखते हैं। एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर वीक, ठीक है ना, क्योंकि वीक्स में है ना हमारा, पर वीक का मतलब 52 से, तो हमारे पास इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड क्या आया जी? 3। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हमें मालूम हो सकती है? उसने दी हुई है 5 लाख, तो हमारी एवरेज इन्वेंटरी बराबर होगी, अगर मैं इसको यूं ले जाऊं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरे पास 5 लाख है, उसको डिवाइड करूं 52 से और मल्टीप्लाई करूं 3 से, तो मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री कितनी आती है बेटा? एवरेज इन्वेंट्री 28846 बन जाती है। एग्रीड? कोई राउंड ऑफ तो नहीं से करना पड़ा आपको? अच्छा गुड। अच्छा, अब उसने एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट कैसे करने की बात सिखाई दी हमें। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू एवरेज इन्वेंट्री 28846। ठीक है, हमारा ऑनलाइन बच्चे किसी ने ज्वाइन नहीं किया ऑनलाइन में अभी तक। अच्छा, 28846। अब आप अगर ये कहें कि ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी इक्वल्स टू 28846 टाइम्स 2 है, तो गलत तो नहीं है? चलो, अब देखना ये कि ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंटरी का रिलेशनशिप क्या है। कह रहा है कि ओपनिंग इन्वेंटरी को अगर मैं x तस्वर कर लूं तो क्लोजिंग इन्वेंटरी क्या है? x माइनस 20,000। इस पर कोई इशू तो नहीं है?
इक्वल्स टू इसका टोटल करें, मल्टीप्लाई करें क्या 57692। अब x की वैल्यू मालूम कर लें, वो आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री होगी। 2x माइनस, बल्कि आप इसको यूं कर लें 2x इक्वल्स टू 57692 प्लस 20,000, ऐसा ही है। और x हमारे पास क्या आएगा 77692 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 38846। और हमें जो है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री चाहिए है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 38846 माइनस 20,000 इक्वल्स टू 18,846। बताइए बेटे जान, मसला हल होता है? मैथमेटिक्स है और बड़ा सादा मैथमेटिक्स। क्यों हबीब? अब इतना सा मैथमेटिक्स सीखना है हमें। ओके वेल, हम क्लोजिंग इन्वेंट्री पर आ गए। अब ये क्लोजिंग इन्वेंट्री जब मैं यहाँ पर लिख दूंगा कितनी हो जाएगी मेरी 18846 के बाद 18846। तो क्या कह रहा है कि ये दोनों फिगर्स मिलकर क्या परसेंटेज बनती है 4/5 बनती है। ये क्लोजिंग इन्वेंट्री और डेटर्स मिलके 4/5 बनते हैं। आपने मुझे बताना है कि अगर ये 4/5 हैं तो 1/5 क्या होगा, कैश कितना होगा। तो आइए इसको देखते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करना है, या अगर आपने सीधा करंट एसेट को कैलकुलेट करना है तो भी मैं आपको बता देता हूँ। सीधी सी बात है, करंट एसेट मालूम करने के लिए इन दोनों का टोटल क्या है जी 59871, इन दोनों का टोटल है। तो आप इन दोनों के टोटल 59871 को 5/4 कर दें, क्योंकि ये 4/5 है ना, तो 5 का 4 है, तो ये टोटल 4 के फ्रैक्शन के बराबर है। 4 से डिवाइड करके टोटल 5 मालूम कर लें। क्या फिगर आती है जी आपके 1474838। ये आपके करंट एसेट्स की फिगर आ गई। अब सवाल को आगे चलाएं। तब भी ये जवाब आएगा। वो 80% है। अब 100 और 80 करें। 100 और 80 का भी तो आपस में रिलेशनशिप 5 और 4 का ही है ना, ठीक है। ओके, अब बताएं नेक्स्ट आपने क्या कैलकुलेट करना है। हमारे पास करंट एसेट्स वर्कआउट हो गए। अब करंट लायबिलिटीज आपको चाहिए, क्रेडिटर्स वर्कआउट करें। हमारे पास क्रेडिटर्स पीरियड दिया हुआ, क्रेडिटर्स पीरियड इक्वल्स टू आपके क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय परचेजेस पर डे या पर वीक इधर आएगा।
तो आपके पास क्या फिगर आएगी? क्रेडिट परचेजेस लीजिएगा क्योंकि इसने हिंट दिया हुआ है। क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय 52। जी, क्रेडिटर्स पीरियड है 5, क्रेडिटर्स मालूम नहीं। क्रेडिट परचेजेस आपने कितनी वर्कआउट की हैं? हमने पीछे वर्कआउट की हुई है, आपने की हैं खुद से? अच्छा जी। इसको वर्कआउट करने का तरीक़ेकार, मैंने ये परचेजेस जो निकाली थी, इन परचेजेस का कितने परसेंट? 90% क्रेडिट परचेजेस क्या आती हैं जी? 4,32,000। ये क्रेडिट परचेसेस ले लीजिए। 4,32,000 को डिवाइड कीजिए 52 नंबर ऑफ वीक्स के साथ। अब आपके पास क्रेडिटर्स क्या होंगे? आप इसको जब पढ़ लेके जाएंगे सम कर लें इसकी। क्रेडिटर्स डायरेक्टली मुझे बता दें कितने बनते हैं? 41539 कर लूँ? क्रेडिटर्स आपके पास ये आए। ओके, अच्छा, अब ये क्रेडिटर्स आपके पास आए। अब आपने देखना ये है कि आपके पास करंट लायबिलिटी कितनी है। तो उसने यहाँ पर बताया आपको कि क्रेडिटर्स 2/3 हैं और अदर्स 1/3 हैं। तो इन अ वे करंट लायबिलिटीज को मालूम करने के लिए आप अगेन वही वाली बात कीजिए कि आपके पास क्रेडिटर्स जो हैं 41539 वो 2/3 हैं, तो इसको 3/2 कर दें, आपके पास करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी। जी अरुष, बहुत लेट हो गई बेटे आप। हाँ जी, यस सर, गलती से पता नहीं लगा। गलती से पता नहीं लगा, चलो कोई बात नहीं। अब तो आप आ गई। आप देखिए हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसको अब आप टिक कीजिएगा। आपने इसमें जितना सॉल्व किया हुआ है उसको आप आगे ऑनवर्ड्स देखते चले जाइएगा। अच्छा जी, करंट लायबिलिटी टोटल क्या वर्कआउट हुई है? 6,308। ये बेटे जी आपके पास करंट लायबिलिटीज आ गई। अच्छा, अब आपके पास करंट एसेट्स हैं, करंट लायबिलिटीज है, वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं? चलो, अब हम वर्किंग कैपिटल वर्कआउट करते हैं। इसमें क्यों मैं वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करा रहा हूँ? क्योंकि अगर मैंने वर्किंग कैपिटल वर्कआउट कर लिया जो कि 1/4 है, तो नॉन करंट एसेट्स मेरे पास आ जाएंगे जो 3/4 है। कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। उस कैपिटल एम्प्लॉयड को 3/5 2/5 करूंगा तो ओनर्स इक्विटी भी आ गई, नॉन करंट लायबिलिटीज भी आ जाएंगे। तो मेरे पास वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज हैं। करंट एसेट्स मेरे पास हैं 74,838 और करंट लायबिलिटीज हैं मेरे पास 62,308। तो वर्किंग कैपिटल क्या बनता है? 125,30। ये कितना है वर्किंग कैपिटल? 1/4 है कैपिटल एम्प्लॉयड का। ठीक बात। लिहाजा मैं अब कैपिटल एम्प्लॉयड की फिगर तक पहुंचता हूं। ये वर्कआउट हुआ। अब आप कैपिटल एम्प्लॉयड की फिगर को ढूंढेंगे।
कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू, मेरे पास 12530 जो वर्किंग कैपिटल है, या दूसरे लफ्ज़ों में मैं कैपिटल एम्प्लॉयड की कॉन्फ़िगरेशन पहले लिख देता हूँ यहाँ पर कि कैपिटल एम्प्लॉयड में मैं ज़रा वन नोट को बंद करके दोबारा चलाता हूँ, ठीक रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा वन नोट। ओके, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा है नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, ठीक बात। तो उसने हमें कहा कि नॉन करंट एसेट्स हैं 3/4 और वर्किंग कैपिटल है इसमें 1/4 और ये टोटल 1 के बराबर हो जाएगा, ऐसे ही। अब आपके पास जब वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड को इस तरीके से वर्कआउट करेंगे। शहरयार भी लेट हुआ है आज। ओके शहरयार, ओके, तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड की दूसरी कॉन्फ़िगरेशन ये है कि इसमें ऑनर्स इक्विटी 3/5 है और नॉन करंट लायबिलिटीज 2/5 है, तब भी सेम आंसर कैपिटल एम्प्लॉयड 1 के इक्वल होगा। ये दो फ्रैक्शंस कर लें। अब इनमें से अगर कोई एक फिगर हमें मालूम हो जाए तो हम बाकी की तमाम फिगर्स तक पहुंच सकते हैं। तो हमें वर्किंग कैपिटल मालूम हो गया, वर्किंग कैपिटल 1/4 है कैपिटल एम्प्लॉयड की फिगर के, लिहाजा हम कह सकते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड को वर्किंग कैपिटल इनटू 4/1 करें तो कैपिटल एम्प्लॉयड की फिगर आ जाएगी। अब हमारे पास वर्किंग कैपिटल है 12530 इनटू 4/1, तो कैपिटल एम्प्लॉयड की फिगर क्या आती है बेटा? 50120, ये हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड की फिगर आ जाती है। शहरयार, आपने कल ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो क्या सेम यही फिगर्स आपकी वर्कआउट हो रही है बेटा? सब देखता हूँ। ठीक है, शहरयार ने कल ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था भाई। अच्छा जी, ओके। अब आपने नॉन करंट एसेट्स मालूम कर लिए, वो क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड का 3/4, कैपिटल एम्प्लॉयड की फिगर है 50120 इंटू 3/4, तो हमारे पास क्या आते हैं जी नॉन करंट एसेट्स? जी 590, ये जी नॉन करंट एसेट्स आपके वर्कआउट हो गए। उसके बाद आप वर्कआउट कीजिए ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड का 3/5 है, कैपिटल एम्प्लॉयड है 50120 इंटू 3/5 gives you 30,007,2। ये जी आपके पास ऑनर्स इक्विटी की फिगर आ गई। ओके, और इसके बाद अब आपने वर्कआउट क्या करना है? नॉन करंट लायबिलिटीज
नॉन करंट लायबिलिटीज जो हैं वो कैपिटल एम्प्लॉयड का 2/5, तो 50120 into 2/5 gives you 20048। ये बेटे जी, ये आपके पास नॉन करंट लायबिलिटीज की फिगर भी आ गई। अब आप आराम से बैलेंस शीट बना सकते हैं। शहरियार बताइए, फिगर्स टैली होती है बेटा? जी सर वही है, गलती है सर, चलो गुड, मिस्टेक है सर। सेम है, चलो गुड। अच्छा जी, अब मिस्टेक है सर, ये मिस्टेक। क्या मिस्टेक है बेटा? सर ये मैंने लायबिलिटी में मिस्टेक की है। अच्छा, कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक है? जी सर, मैंने क्रेडिटर्स, यानी आपने ये सिर्फ क्रेडिटर्स की वैल्यू ली है, मैंने इसको पूरी लायबिलिटी की वैल्यू ली थी। अच्छा, क्योंकि वो आपके क्रेडिटर्स वर्कआउट हुए हैं ना, ये आपकी करंट लायबिलिटी 62,308 है, ठीक है, और क्रेडिटर्स जो हैं वो 41,539 है आपके। सही है जी सर। चलो आप जरा आगे वर्कआउट कर लीजिए चीज़ों को। मैं यहाँ पर रुकता हूँ और अब इस क्वेश्चन को कंप्लीट आप लोगों ने करना है। ये थोड़ा सा वन ट्रबल क्रिएट कर रहा है। जूम कर रहा हूँ। अब आप कंप्लीट ये क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे बताइए जी, इसे कंप्लीट कीजिए। ओके, मुझे करंट रेशो, एसिड टेस्ट रेशो, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो, कैपिटल गियरिंग रेशो, टोटल एसेट टर्नओवर रेशो, कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप, सब कुछ तो आपके पास आ गई है फिगर्स। अब ये वर्कआउट करके दीजिए। अच्छा, मुझे वैसे आप ज़रा ये बताइए कि करंट रेशो क्या वर्कआउट हुई है? आप लोग बाकी टैली करते जाइएगा और मुझे बताते जाइएगा। 1.2:1 और एसिड टेस्ट रेशो 0.89:1, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो 0.24:1, कैपिटल गियरिंग रेशो 40%, और एसेट टर्नओवर रेशो 5.9 times, और कैपिटल एम्प्लॉय टर्नओवर रेशो 13.3 times, ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप रेशो 33.33%। ओके, अच्छा, ये रेशोज आपकी क्या, अब इसको इंटरप्रेट करना। इंटरप्रिटेशन, सिंपल इंटरप्रिटेशन उसने मांगी। इन जनरल करंट रेशो मोर देन 1 गुड, ठीक है। वाई? बिकॉज करंट assets are more than the current liabilities, we can easily meet our current liabilities through the current assets. Acid test ratio is closer to 1, ये भी ठीक है, closer to 1 ठीक है, 1 या उससे जरा सी नीचे भी हो तो ठीक है, 0.9 है ऑलमोस्ट, it is also good. एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो जस्ट हम अपनी दिल की तसल्ली की खातिर देखते हैं तो हमें पता चला 25% ऑफ द लायबिलिटीज जो हैं वो हमारी फौरी तौर पे कैश अवेलेबल है। अगर कोई
आ जाते हैं क्रेडिटर्स पेमेंट मांगने, तुम्हारे पास 25% है, ये सब दिल की तसल्ली के लिए होता है, अपनी प्रिपेयर्डनेस देखने के लिए कि क्या हमारे पास कैश है कि कोई क्रेडिटर, कितने परसेंट क्रेडिटर्स को हम फौरन पे कर सकते हैं, 25% क्रेडिटर्स को, ठीक है। तो ये इंटरप्रिटेशंस आपकी लिक्विडिटी से मुतल्लक है, बिल्कुल वेरी करेगा, ये आपकी लिक्विडिटी पोजीशन को बता रही है। तो आपने जब इससे इंटरप्रेट करना है तो आपने हेडिंग देनी लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द एंटिटी, और जो मैंने अभी बातें की हैं इसके ऊपर आपने एक नोट लिख देना, ये काम करना है आपने बाहर, ये आपका होमवर्क मैं दे रहा हूँ, आपने इंटरप्रिटेशन इसकी करनी है। उसके बाद कैपिटल गियरिंग रेशो। अब कैपिटल गियरिंग रेशो ये सॉल्वेंसी बताती है आपकी। क्या मतलब इसका कि आपने अपने बिजनेस को कितने परसेंट डेट के जरिए से गियर अप किया हुआ है, ये सॉल्वेंसी बताती है। 40% आपके जो हैं वो डेट्स हैं टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में, 60% इक्विटी है, नहीं, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 100 है, ठीक है, 60% इक्विटी 40% डेट, आप इस तरह से कह सकते हैं। लेकिन आप इसको ये कहेंगे हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में कैपिटल, ये बोरोड कैपिटल कितना है, 40% कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। तो आप इधर जो नाम यूज करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर का नाम यूज कर रहे होंगे, ठीक है। ये आपके लिए नोट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं बातें। कैपिटल स्ट्रक्चर आपका क्या होता है, ओनर्स इक्विटी एंड बोरोड इक्विटी को मिला दें तो कैपिटल स्ट्रक्चर बनता है। ये कहीं पर मैं लिख देता हूं, कैपिटल स्ट्रक्चर comprises of owners equity owners, सॉरी, स्ट्रक्चर में देखा कि आपकी बोरोड इक्विटी कितनी है, ठीक है जी। एसेट्स टर्नओवर रेशो, कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो, ये एफिशिएंसी रेशोज होती हैं। आपने एफिशिएंसी डिस्क्राइब की अपनी एंटिटी की कि आपके एसेट्स या आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कितना एफिशिएंट है टू प्रोड्यूस सेल्स, ये हम कहते हैं एफिशिएंसी रेशियोज, ठीक है। एंटिटी की एफिशिएंसी को बताती है, और ये आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को बताती है बात कि आपकी एंटिटी कितनी प्रॉफिटेबल है। सर कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो, इसका आंसर 3.3 नहीं आता सर, 3.33। जरा दोबारा देख लो, मुझे इन्होंने 13.33 बताया, तो क्यों ऐसा बताया? दोबारा देखो, डेट कितना है आपका, नॉन करंट लायबिलिटी इधर से देख लो ना, मैंने यहाँ पे जो कैलकुलेट किया हुआ है, नॉन करंट लायबिलिटी आपकी जो है वो 2/5 है, तो 2/5 कितने परसेंट बनता है? ये तो सीधी सीधी बात है आपकी। कैपिटल एम्प्लॉयड में आपकी नॉन करंट लायबिलिटी, ये 13.33 कैसे किया हुआ है? तो सेल्स आपकी कितनी है? सर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स नहीं लेंगे? नहीं बेटे, वो कैपिटल एम्प्लॉयड, वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होती है।
देखो बेटे फर्क क्या है, एक है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय और एक है कैपिटल पर टर्नओवर रेशियो। बात को समझे? ओके सर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में आपने प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड करना है इनटू 100। और जो आपने कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो बनानी है उसमें आपने सेल्स, टोटल नेट सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड में, और ये टाइम्स में आंसर आता है इसका, तो परसेंटेज में नहीं आता। ठीक हो गया? इन दोनों बातों को समझ लीजिएगा। ओके, और कोई बात करने की? चलें, ये मैंने जनरल आपके साथ डिस्कस किया है इसकी इंटरप्रिटेशन के बारे में। स्पेसिफिक इंटरप्रिटेशन आपको कल इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। ओके, कल आपका टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है बताएंगे जरा मुझे? डेप्रिसिएशन एंड रेशोज। नहीं, रेशोज भी है। बस मैंने आज कह दिया, ठीक है। रेशोज आसान वाली पूछूंगा, आसान वाली, बहुत आसान वाली जो आपको आती है। अच्छा, ये इसी तरह का सवाल आपसे पूछ लूंगा आसान जो कर ली है यार। अच्छा चले, आप डेप्रिसिएशन अच्छा तैयार कर लें, रेशोज एम ही कर लेना, ठीक है। चलो, ओके, थैंक यू।